हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। आरआरबी का एग्ज़ाम्स आने वाला है अगस्त में, और इसी के साथ साथ नाबार्ड ग्रेड ए का भी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है शॉर्टली विद इन ये मंथ के एंड या तो अगस्त के फर्स्ट सेकंड वीक तक तो आ ही जाएगा, ये श्योर है। तो इसी को लेके मैंने अपने स्कोर कार्ड डाला था नाबार्ड ग्रेड 2023 का, जो मैंने अटेम्प्ट दिया था उसका स्कोर कार्ड डाला था। तो उसमें काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि एक डिटेल स्ट्रेटजी अगर का वीडियो बनाने के लिए, तो इससे आप लोगों को एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। और ये टोटली मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, कौन से सोर्सेज फॉलो किए थे। तो इसमें अगर आपको कुछ ऐड या हटाना है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये बस एक मेरा मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले ये एग्ज़ाम पैटर्न, अगर आप नए हैं, अगर आपको नहीं पता है तो ये एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए। इसमें आपको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे और 8 सेक्शंस होते हैं। इसमें से जो आपको फर्स्ट 5 सेक्शंस दिख रहे हैं, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर और क्वांटिटेटिव और डिसीजन मेकिंग, ये 5 सेक्शंस आपका नॉन मेरिट होता है। इसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। तो ये जस्ट क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाई करना है बस। और जो आपका मेरिट बनेगा, जिससे आपका कट ऑफ निकलेगा, वो है जीए, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट है। तो ये अगर 3 मेरिट वाला आप जोड़ दें तो ये 100 मार्क्स बनता है। तो आपका जो मेरिट बनेगा वो 100 मार्क्स में कट ऑफ बनता है। लेकिन आपको ये फर्स्ट 5 सेक्शंस के सेक्शनल कट ऑफ निकालने पड़ेंगे। तो अभी बात आती है कि अगर ये एग्ज़ाम ऐसा है तो इसका कट ऑफ कैसा जाता है। तो इस हिसाब से आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको रीजनिंग में कितना मार्क्स एम करना चाहिए, इंग्लिश में कितना मार्क्स, कंप्यूटर में, क्वांट्स में, डिसीजन मेकिंग में, और सिमिलरली मेरिट सेक्शन में कितना आपको एम करना चाहिए, ताकि आप एक सेफ जोन में रहें और आपका कट ऑफ निकल जाए। तो आइए तो अब डिस्कस करते हैं कट ऑफ कैसा था। तो अगर हम कट ऑफ ट्रेंड देखें तो 2023 का ये कट ऑफ है। तो इसमें आप देख सकते हैं आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या आप अगर जनरल स्ट्रीम छोड़ के कोई स्पेशलिस्ट स्ट्रीम से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो इसमें देखिए रीजनिंग में 3 जाती है, 20 में 3 ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व्ड की, इंग्लिश में 10.25 गई थी इस बार का, कंप्यूटर नॉलेज में 2.75, क्वांट्स में 3 आउट ऑफ 20, डीएम 1.5। ये है क्वालिफाइंग सेक्शंस। और अगर मिड सेक्शंस की बात करें तो जीए में 2.75 था इस बार, 3.50 ईएसआई में था, और एआरडी में 4.25 था। ए आउट ऑफ 20 ये ऊपर वाला फुल मार्क्स है, आप देख सकते हैं। तो जनरल की अगर बात करें तो इस बार कट ऑफ थोड़ा हायर साइड पे था, 46, जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था आफ्टर द एग्जाम। ये प्रेडिक्टेड था कि 40s पे रहेगा, बट यूआर की कट ऑफ इस बार ज़्यादा चल गई है, 46 हो गया है यूआर का कट ऑफ। और उसी के साथ आप अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के से बिलोंग करते हो तो आप अपना कट ऑफ देख सकते हैं। और ये वेरियस स्ट्रीम से कट ऑफ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो अभी अगर हम 2022 का भी कट ऑफ डिस्कस कर ले तो ये 2022 का कट ऑफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि रीजनिंग 3.75, इंग्लिश थोड़ा सा हाई गया है 12.5, 5.5, कंप्यूटर क्वांट्स का 3, डीएम 1.5 सेम, जीए 3.25, ईएसआई 2.25, एआरडी 6.75। और इसमें अगर आप देखेंगे जनरल का 41.75 था 2022 में, तो 2023 में इंक्रीज हुआ है कट ऑफ यूआर के लिए। तो लगभग लगभग 4.25 मार्क्स से इंक्रीज हुआ है कट ऑफ। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको कितना मार्क्स तक एम करना है। तो अभी आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कट ऑफ देख के कि यूआर के लिए एक सेफ स्कोर आप टारगेट कर सकते हैं 50 अगर आप टारगेट करते हैं तो वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये पहले हम मेरिट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, फिर नॉन मेरिट सेक्शंस को डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या क्या सोर्सेज फॉलो किए हैं, और अगर आपको सही लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से कुछ लर्निंग्स ले सकते हैं। तो पहला जो सेक्शंस है वो करंट अफेयर है मेरिट सेक्शन में, जो कि 20 मार्क्स कैरी करता है। बट वो 20 मार्क्स लाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि करंट अफेयर से क्वेश्चन काफ़ी डीप में आते हैं, काफ़ी डेप्थ नॉलेज आपको ज़रूरत है। तो मैंने जो 3 सोर्सेज मैं फॉलो करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए, वो पहला है मैं अफेयर्स क्लाउड का डेली करंट अफेयर्स करता हूँ उनके ऐप से, जो कैरियर्स क्लाउड नाम का उनका ऐप है, मैं उनसे उससे कवर करता हूँ। और सेकंड जो मेरा सीए का सोर्स है वो है वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट पे आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेंगी। तो मैं वो करता हूँ वीकली। और इसको छोड़ के मैं पीआईबी का वेबसाइट खुद से करता हूँ। पीआईबी के वेबसाइट में मैं जहाँ से जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो एग्ज़ाम रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो मैं वहाँ से करता हूँ।
और अगर बात करें एग्जाम रिलेवेंट मिनिस्ट्रीज की, तो इसमें आपको एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, एमएसएमई, ये सब जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज है, ट्राइबल अफेयर्स, हेल्थ, फैमिली, फिनेंस, रूरल डेवलपमेंट, जल शक्ति, एडुकेशन, ये सब का न्यूज़ अगर आपको पीआईबी में देखने को मिले तो आप उसको जरूर नोट डाउन करें अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी है रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मेरिट सेक्शंस पे चलते हैं जो कि इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। तो इसमें काफ़ी डाउट होता है जो कि मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड या नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं, जो एग्रीकल्चर कोर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको थोड़ा इसमें डाउट होता है। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये है, मेरा सोर्स ये था, पहले आपको रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस अच्छे से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि करंट का वेटेज ज़्यादा होता है ईएसआई में, वो स्टैटिक को उतना वेटेज नहीं देते, इसलिए मैं ये स्टैटिक कंसेप्ट लास्ट में लिखा हूँ। तो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस आपको अच्छे से करने हैं, वेरियस रिपोर्ट्स इंडिसेस जितने भी आते हैं, आईएमएफ के हो गए या उसके हो गए, डब्ल्यूएचओ के हो गए, जितने सारे भी हो गए वो सब रिपोर्ट्स अच्छे से करने हैं। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स आपको अच्छे से करने हैं। तो ये अगर आप खुद से करना चाहते हो तो एडुटैप एक अच्छा चैनल है यूट्यूब का, वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगी गवर्नमेंट स्कीम, उन्होंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, वहाँ से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और तीसरा होगा आपको आरबीआई वेबसाइट अच्छे से देखना पड़ेगा। आरबीआई वेबसाइट में आपको जो उनका एनुअल आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, फिर वो मंथली जो मीटिंग करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेके, वो उनका मीटिंग का जो जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और फोर्थ है नाबार्ड वेबसाइट। अभी नाबार्ड वेबसाइट भी काफ़ी अपडेट हो गया, नाबार्ड इन न्यूज़ उनका एक सेक्शन आता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि नाबार्ड क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ पैसे डाल रहा है, किस किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, और क्या क्या उनकी अपकमिंग स्कीम्स है। वो वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होगी। और फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बजट। बजट से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं ईएसआई के एग्जाम में, बजट से डायरेक्ट क्वेश्चंस आता है, मॉनेटरी एलोकेशन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से स्कीम्स को कितना मनी दिया गया, कौन से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को कितना अच्छा से दिया गया, कौन से मिनिस्ट्री में कितना एलोकेशन है, ये सब इंपॉर्टेंट है बजट को लेकर। और उसके बाद सिक्स्थ में पॉइंट में है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पास्ट कैसा रहा हमारा एक साल, क्या क्या परफॉर्म किया गवर्नमेंट ने, क्या क्या टारगेट्स पूरे हुए, क्या क्या रह गया, वो सब वहाँ पे अच्छे से आपको करना है इकोनॉमिक सर्वे में। और लास्ट जो है वो इस ऐसा स्टैटिक कंसेप्ट, ये मैं लीस्ट वेटेज दे रहा हूँ क्योंकि मैंने पास्ट 2 ईयर्स में मैंने पेपर दिया तो मैंने देखा कि स्टैटिक के उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं एआरडी में, सॉरी ईएसआई में। तो ईएसआई में अगर आप बात करें 40 में तो हार्डली आपको 5 to 8 क्वेश्चन ही देखने मिलेंगे स्टैटिक से, और रेस्ट आपको सब करंट से देखने को मिलेंगे। उसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स, ये सब के वेटेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको पहले आपका प्रायोरिटी रहना चाहिए, पहला 6 जो मैंने लिखा है इनको अच्छे से कवर करना है, ये हो जाए फिर आप स्टैटिक कर सकते हैं। हाँ, स्टैटिक की ज़रूरत आपको फेज 2 में पड़ेगी, जिसका स्ट्रैटेजी मैं बाद में बनाऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये रहा ईएसआई को लेके। तो अभी बात करते हैं लास्ट जो आपका मेरिट सेक्शन है और जो कि डिफिकल्ट रहता है बहुत जनों के लिए, एआरडी जो नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं नाबार्ड प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं एआरडी में मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहता है। तो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए पहला तो है आपको स्टैटिक एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से करना होगा। वहाँ यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ईएसआई में जैसे आपका करंट का ज़्यादा वेटेज रहता है, सिमिलरली एआरडी में स्टैटिक का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। आपको 40 में 30 to 32 क्वेश्चन आपको स्टैटिक से ही देखने को मिलेंगे। स्टैटिक के लिए मैं बस 2 बुक फॉलो करता हूँ, नीमराज सुंडा और एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस। दोनों बुक के मैंने फोटोज लगा दिए हैं, अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप ये फोटो देख के ईजिली आप पहचान सकते हो, आपको ईजिली फ्लिपकार्ट, अमेजोन कहीं पे भी मिल जाएगा, वो आप बाई कर सकते हैं। और अगर आप एकदम नए हैं और अगर आपको ये नीमराज सुंडा और एग्रीकल्चर ग्लांस वन लाइनर्स है, इनमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतने अच्छे से नहीं मिलेगी, बट जो चीज़ें आपको एग्जाम में आएंगी वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप थोड़े से कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो आप अरुण कात्यान फॉलो कर सकते हैं, उसमें डीप में आपको समझाया गया है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगी। और ये आप स्टैटिक के लिए फॉलो कर सकते हैं। और करंट की अगर बात करें तो कृषि जागरण एक है वेबसाइट, वहाँ पे आप करंट एग्रीकल्चर कवर कर सकते हो, और विकासपीडिया, ये 2 मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ करंट एग्रीकल्चर के लिए। और फोर्थ जो है एमएसपी से मैं 2022 में भी क्वेश्चन था और 2023 में भी एक बार शायद मेज का पूछा था और एक बार शायद अड़हर या किसी का पूछा था।
तो एमएसपी तो पूछते ही हैं, ये एमएसपी से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, एक से दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो एमएसपी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली खरीफ का रिलीज हुआ है, एडवांस एस्टिमेट्स भी मैं लिखना भूल गया, एडवांस एस्टिमेट्स भी आपको आना चाहिए। एमएसपी, एडवांस एस्टिमेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सबसे क्वेश्चन आ जाते हैं एक दो। अब फिफ्थ जो है वो है एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स है नाबार्ड की या एफएओ की, इन सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कुछ भी रिपोर्ट है एग्रीकल्चर, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एआरडी में आपको ट्राई करना है कि स्टैटिक को आप पहले बहुत अच्छे से करें, और स्टैटिक में भी आप कुछ कुछ चैप्टर्स है स्टैटिक में जिसको आप छोड़ सकते हैं, जिसको आप टोटली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नाबार्ड के एग्जाम में उससे क्वेश्चंस नहीं आते। फॉर एग्जांपल आप प्लांट फिजियोलॉजी छोड़ सकते हो, नेमाटोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ये सब आप छोड़ सकते हो चाहे तो, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चंस आपको एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, एपीकल्चर, स्वाइन हस्बेंड्री, ये सब से देखने को मिलेगा। अभी एग्जाम का पैटर्न ये लोग मतलब एलाइड सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आपको ये सब्सिडरी जो है फिशरीज, ये सब टॉपिक में अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो आप जो जो टॉपिक मैंने बताया वो आप छोड़ सकते हैं इजीली, और आप अगर आप 7-8 चैप्टर्स जो मैंने अभी बताया इंपॉर्टेंट है उनको ही अच्छे से कर देते तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको 20+2 इजीली आ जाएगा एग्जाम में। तो ये बात की मैंने मेरिट सेक्शंस को लेके। अब नॉन मेरिट सेक्शंस, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेरिट निकाल लो, नॉन मेरिट सेक्शनल ना क्लियर हो तो भी आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो नॉन मेरिट में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये मेक और ब्रेक होता है ये सेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है 2022 में जिनका बहुत अच्छा मार्क्स था, 55, 57, 60, 70 तक लाए हैं मेरिट सेक्शन में, जब कट ऑफ 41 थी आपको मैंने दिखाया, फिर भी उनका डीएम में कट ऑफ नहीं निकला, जो कि था ओनली 1.5 आउट ऑफ 10, वो भी नहीं आता है। तो डीएम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सेक्शन, जो आपको मेक और ब्रेक हो जाता है बहुत समय। तो मैं डिसीजन मेकिंग के लिए मैं फ्री यूट्यूब वीडियोस आप सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे चैनल्स की मिल जाएगी, एडुटैप की मिल जाएगी, अनुज जिंदल सर की मिल जाएंगी, सीजीबी की मिल जाएगी, क्रैक ग्रेड भी की, तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर सेकंड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आई एग्जाम भी या और कहीं पे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इससे आपको आइडिया चल जाएगा, पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो उससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप वो चीज़ अच्छे से अगर पढ़ लें तो उसी में से आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का टॉपिक जो है वो लिमिटेड है, भास्ट नहीं है, एक लिमिटेड ही टॉपिक है, उसी में से आएगा। तो आपको अच्छे से जितना है उतना सिलेबस कंप्लीट करना है। और थर्ड है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं खोजने की या कहाँ से पढ़ूँ, तो कोर्स आप किसी का भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कोर्स में आपको डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से कवर कर देंगे। और फोर्थ है, आप अगर टेलीग्राम चैनल्स पे हो, टेलीग्राम चलाते हो, तो वहाँ पे भी फ्री मटेरियल्स हो जाएंगे, आपको बस पता होना चाहिए। काफ़ी सारे चैनल्स है यहाँ पे, फ्री मटेरियल मिल जाते हैं डिसीजन मेकिंग के। तो डिसीजन मेकिंग को लाइटली मत लीजिएगा, डिसीजन मेकिंग मेक और ब्रेक होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस बार भी बहुत जनों का नहीं हुआ डिसीजन मेकिंग सेक्शनल, तो डिसीजन मेकिंग को अच्छे से करना है आपको नॉन मेरिट में। उसके बाद जो आता है कंप्यूटर अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस भी बहुत टफ हो रहा है, आपने देखा इस बार कट ऑफ 3 पॉइंट या कुछ गई है कंप्यूटर में, तो आप सोच सकते हैं 20 में जनरल कैटेगरी 3 लाना भी मुश्किल हो जा रहा है, तो कंप्यूटर भी काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कंप्यूटर के लिए मैं तो 3 सोर्स आपको बताऊंगा, मैं पर्सनली भी यही करता हूँ, मैं जो पर्सनली करता हूँ वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको सही लगे तो ही आप इम्प्लीमेंट करना, वरना अगर आपको दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव है तो आप ज़रूर उसको फॉलो करें, जो भी आपके बेटरमेंट के लिए हो आप उसको आराम से फॉलो करें। तो पहला मैं जो फॉलो करता हूँ वो ऑलिव बोर्ड का कंप्यूटर अवेयरनेस का पीडीएफ जो आता है, वो मैंने पीडीएफ डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करवा लिया है, प्रिंट आउट करवा के मैं उससे पढ़ता हूँ। और सेकंड जो है वो अरिहंत का एक कंप्यूटर अवेयरनेस का बुक आता है, पतला सा बुक आता है, वो मेरे पास है, तो मैं पढ़ने के लिए 2 सोर्स फॉलो करता हूँ। फिर कोई एक यूट्यूब मैराथन सेशन देख लेता हूँ कंप्यूटर का, वो आपको मिल जाएंगे इजीली, आप लिखेंगे ना कि कंप्यूटर मैराथन सेशन फॉर आरआरबी पीओ या आरआरबी पीओ मेंस या नाबार्ड ग्रेड है, आपको इजीली वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे, उसको आप देख सकते हैं पढ़ने के बाद। तो फिर क्या होगा, आप जो पढ़ा वो आपका रिवाइज हो जाएगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं पता उसके आंसर पता चल जाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा होगा कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए। तो ये रिगार्डिंग था कंप्यूटर अवेयरनेस। अभी बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की, जिसके लिए भी मेरे पास काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि रीजनिंग के लिए क्या करना है। तो रीजनिंग में देखिए, आपको कोई टॉपर नहीं बनना है नॉन मेरिट में, बस आपको कट ऑफ निकालना है। तो जैसे आप कट ऑफ देखा 3-4 मार्क्स जा रहा है, फिर ही मैं बोलूँगा सेफ साइड के लिए आप ट्राई करिए 8 to 10 मार्क्स, यहाँ मैंने 10 to 12 लिखा है, तो 8 to 10 मार्क्स भी अगर आप एम करिए। और मैं ये बोलूँगा कि पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट पे ज़्यादा वेटेज दीजिए, और ज़्यादा हाई लेवल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क प्री लेवल के ही प्रैक्टिस करिए।
अगर आपके पास कोई मॉक टेस्ट है, आप प्री लेवल के उनको सेक्शनल लगाइए, मोर देन एनफ है नाबार्ड के लिए। एसबीआई क्लर्क लेवल, आरआरपीओ प्री लेवल के ही लगाइए। और इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स जो है ना रीजनिंग में, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे सिलॉक्स, इससे सिलॉक्स से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, इनइक्वालिटीज 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने इनको सही कर दिया 4 मार्क्स आपका यहीं आ गया। रिएक्शन डिस्टेंस हो सकता है देखने को मिले, या ब्लड रिलेशन देखने को मिले। तो ये सब भी आपको अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो भी आपका अच्छे से स्कोर हो जाएगा। और मैं 4th पॉइंट में अपना 2 पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि आप रियल एग्जाम में क्या कर सकते हैं। या फिर आप एक पजल सॉल्व करिए और मिसलेनियस सारा टॉपिक जितना भी आए पजल छोड़ के 5-6 जितना भी क्वेश्चन मिले वो सब सॉल्व करिए। और या तो 2 पजल्स बनाइए और मिसलेनियस बनाइए फॉर सेफ जोन। 2 पजल अगर आप सही से ही बना देते हैं तो आपके 5-10 क्वेश्चन, नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन तो बन गए। तो फिर आप श्योर है, फिर आप मिसलेनियस में अगर सिलॉक्स इनइक्वालिटीज भी कर देते हैं तो आप मोर देन सेफ जोन में। और हाँ, ये जब मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 अटेम्प्ट करने को, तो एक्यूरेसी इज द की है। वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि 6 गलत कर दिया 5 सही कर दिया, तो फिर वो कट के नीचे आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो फिर हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में भी आउट हो जाओ। तो रिस्क नहीं लेना है, एक्यूरेसी रखना है, ट्राई करना है 90% प्लस एक्यूरेसी रखने का, खास करके रीजनिंग और मैथ्स में। तो मैथ्स का अगर बात हुआ ही है तो अभी नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि मैथ्स में आपको क्या करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं बोलूँगा कि जिनका भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको थोड़ा डर लगता है ये सेक्शन में, लेकिन डरने का बात नहीं। जैसे मैंने आपको कट ऑफ दिखा दिया है कि 4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाता है, 3 से 4 मार्क्स के रेंज में ही घूमता है कट ऑफ। तो आप एम करिए 8 to 10 मार्क्स लाने का। अब देखिए, आप एम करेंगे 8 से 10 मार्क्स लाने का, तब हो सकता है आप 6-7 लाओ। ठीक है, तो एम हमेशा हाई करना है, तब आप जाकर कहीं नीचे गिरोगे तो सेफ रहोगे। अगर आप एम ही करोगे 4-5 मार्क्स का तो फिर रियल एग्जाम में 1-2 मार्क्स आएंगे, फिर नहीं निकलेगा। तो इसीलिए एम हाई करना है। तो इसीलिए मैंने लिखा एम 8 to 10 मार्क्स लाने का करना है। और स्पीड मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि है नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। ये सब टॉपिक्स में आपको 3 टॉपिक तो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या तो नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक का सिंप्लीफिकेशन आएगा, या तो अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक आएगा। 2 भी आ सकता है, अगर आपका लक ज़्यादा अच्छा नहीं रहा तो नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक कुछ भी आ सकता है। ये सब के शॉर्टकट्स, ये सब के स्पीड मेथड्स कैसे करने हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर 3rd पॉइंट आते हैं कि बेसिक अर्थमेटिक चैप्टर्स है ना, जो कि है परसेंटेज, एवरेज, रेशियो। ये 3 को मैं बेसिक अर्थमेटिक चैप्टर बोलता हूँ। इसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। क्यों? क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, प्लस ये आपको डीआई जो है ना वो फास्ट सॉल्व करने में यूज करेंगे। जैसे कोई आपको वैल्यू आ गया, सपोज पाई चार्ट में आ गया 2400 आ गया, 2400 को वहाँ पे 28%, 30%, 40%, 2% ऐसे करके 5-6 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। अभी अगर आप 24 को इंटू 22/100 करके बार बार इंटू करोगे तो मुश्किल होगा। तो इसमें वो क्या करना है, 2800 है, डिवाइडेड बाई 100 करो, पूरा 100% का है, 100 करो तो 1% का वैल्यू आपको 28 मिल गया। तो अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो, 28 आपको 1% मिल गया, 2% है तो डायरेक्ट आप 56 कर सकते हो। तो ये सब कुछ स्पीड मेथड्स के टेक्निक है, वो आपको सीखने पड़ेंगे, तो इससे कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, तो ये हो गया डीआई फास्ट सॉल्व करने का तरीका। अभी 4th है कि डीआई पैटर्न्स जो जितने भी हैं, और पीवाई क्यूज इसमें आपको हेल्प करेगा। आप नाबार्ड के पीवाई क्यूज इजिली मिल जाएंगे 2021 से। अगर आप देख लो 2021, 22, 23 किस किस टाइप के अर्थमेटिक में डीआई के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस टाइप के अगर आप प्रैक्टिस कर लो, जैसे बेसिकली बार, टेबल, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, यही सब आते हैं। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नाबार्ड में पूछते नहीं है, डीआई में भी। तो इस टाइप के अगर आप पीवाई क्यूज देख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो और यूज टू हो जाओ उस पैटर्न के, और बार ग्राफ है तो बार ग्राफ के आप 50 डीआई बना लो, उसके 50-50 सबके बना लो, तो आप यूज टू हो जाओगे, तो आपको एग्जाम में कुछ नयापन नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभी 5th की बात करें कि देखिए डीआई और स्पीड मैथ्स तो आएगा, बट क्या पता आपका नसीब खराब हो, स्पीड मैथ्स या डीआई कम आए, अर्थमेटिक ज़्यादा आ जाए, 10-11 क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही आ जाए, 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के ही आ जाए। तो इसलिए मैं सेफ रहने के लिए बोलूँगा कि 4 से 5 अर्थमेटिक चैप्टर को अच्छे से करिए, कि उससे अगर कुछ क्वेश्चन आए, वो 4-5 चैप्टर थे तो आपसे ना छूटे। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कौन कौन से चैप्टर करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, SICI और मिक्सचर्स, ये चैप्टर्स अगर आप अच्छे से कर लेना तो इनसे अगर अर्थमेटिक हो तो अर्थमेटिक आपको 4 से 5 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेगा रियल एग्जाम में। तो ये क्वांट्स को लेके मेरा पर्सनल स्ट्रैटेजी है, अगर आपको सही लगा तो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा इंग्लिश, इसको लेके भी काफ़ी स्ट्रगल होता है, क्योंकि इंग्लिश में कट ऑफ अच्छा जाता है नाबार्ड का। 30 में 12.5, 10.5 और
13-14 कोई कम कट ऑफ नहीं है, अच्छा खासा कट ऑफ है इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए मैं ये बोलूँगा कि कोई न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर अच्छा, और स्पेशली उनके एडिटोरियल्स को अच्छे से पढ़िए और उनका मीनिंग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए, क्या वो एडिटोरियल बोल रहा है। और उसमें अगर कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स मिले तो उसको पेपर में ही सर्कल कर दीजिए, रेड पेन या ब्लू पेन किसी से भी सर्कल कर दीजिए, और आफ्टरवर्ड्स आप उसकी मीनिंग देखिए, उसके एंटोनिम सिनोनिम देखिए। अगर आपको याद हो गया एट दैट मोमेंट तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आप एक कॉपी स्पेसिफिकली बना सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम्स उसका। तो जब आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद रेगुलर पढ़ने के बाद आप देखोगे ना, तो आपको बहुत सारा मीनिंग और बहुत सारा एंटोनिम सिनोनिम मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा। एंटोनिम सिनोनिम आरसीज में डायरेक्ट पूछते हैं, वहाँ आपको हेल्प करेगा। तो इससे क्या होगा, एडिटोरियल पढ़ने से आपका रीडिंग का प्रैक्टिस जनरेट होगा, जो कि आप रियल एग्जाम में आरसीज फास्ट पढ़ पाएंगे, और आंसर्स भी जो है वो आप क्विकली वहाँ से स्कैन आउट कर पाएंगे, और उस पैसेज में आपको आंसर मिलेंगे। सेकंड है, मैं बोलूँगा कि ग्रामर जो है वो एसएससी के एग्ज़ाम में उतना इम्पोर्टेंस है, मैं नहीं, बैंकिंग के एग्ज़ाम में मुझे पर्सनली उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता है ग्रामर का कंसेप्ट, क्योंकि एरर डिटेक्शन के अगर 3-4 क्वेश्चन भी आए तो उसको आप छोड़ भी देना तो भी आपके पास 26 क्वेश्चन बचते हैं, वहाँ पे आपका अच्छा खासा मार्क्स आ सकता है। तो ग्रामर को अभी सीखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको नहीं आती है ग्रामर, आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो अभी आप स्किप कर सकते हो कोर ग्रामर चैप्टर्स, कंसेप्ट, टेंस सीखना, वॉइस सीखना, ये आप अभी आराम से इग्नोर कर सकते हो। और जो बैंकिंग में इम्पोर्टेंट है, जिसका ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, वो है सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, वोकेबुलरी से, और वो सब इम्पोर्टेंट भी है, स्कोरिंग भी है। तो ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स वोकेबुलरी, इस पे आपको फोकस करना है। और अगर आप न्यू है, आपको प्रैक्टिस करना है, कोई मॉक टेस्ट आपके पास नहीं है, तो आप एसपी बख्शी की एक बुक आती है जनरल इंग्लिश की, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश खरीदना। वो सब्जेक्टिव वाली नहीं, एक सब्जेक्टिव भी आती है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे बैंकिंग के और वेरियस एग्जाम्स के आपको मिल जाएंगे। ये साथ से प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज आप प्रैक्टिस कर सकते हो सेक्शनल मॉक्स, आरआरबी पीओ, आईपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क प्री लेवल के। और यहाँ भी मैं बोलूँगा कि फोकस ऑन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे आपको फोकस करना है, और इंट्यूशन पे नहीं जाना है, केसिंग गेम नहीं खेलना है रियल एग्जाम में कि हाँ ये 4 ऑप्शन में ये मेरे को अच्छा लग रहा है। ये होता है जनरली हम लोग साथ, मैं भी करता हूँ बहुत बार, तो ये होता है, तो ये रियल एग्जाम में नहीं करना है। रियल एग्जाम में आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे जाना है। हाँ, अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गट लग रहा है, इंट्यूशन लग रहा है कुछ क्वेश्चन में, और अगर आप देख रहे हैं कि कट ऑफ नहीं निकल रहा है, मेरा 15 ही क्वेश्चन हुआ है, ये क्वेश्चन हुआ है, तो फिर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा कि नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। इंट्यूशन वाला गेम, गेसिंग वाला गेम जनरली रॉन्ग आंसर से आपको देता है। तो ये हो गया टोटल नॉन मेरिट सेक्शंस के। अभी मैं अगर समराइज करूँ फेज 1 का जो स्ट्रैटेजी है, तो मैं पहला पॉइंट बोलूँगा कि मेरिट सेक्शंस को डेप्थ में अच्छे से प्रिपेयर करना है हमें, क्योंकि मेरिट सेक्शन में क्वेश्चंस काफ़ी डेप्थ में आते हैं। ईएसआई में पिछले बार खाली डेटा इंटेंसिव पेपर रहता है ईएसआई में, और डेटा इंटेंसिव बहुत क्लोज ऑप्शंस रहते हैं। जैसे कि कितना अभी आईएमएफ ने कितना जीडीपी इंडिया का प्रोजेक्ट किया, तो हो सकता है 7% ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, 6.8, 6.9, 7, 7.1, 7.2, तो काफ़ी क्लोज ऑप्शंस रहेगा। तो इसीलिए आपको डेप्थ में पढ़ना, बार बार रिवाइज करना है जो आपने पढ़ा। जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके दिमाग में घुसेगा, और उतना आपको एग्जाम में अगर देखने को मिले तो आपको डाउट्स कम होंगे और आप इजीली राइट आंसर मार्क कर पाओगे। ठीक है। सेकंड है कि नॉन मेरिट सेक्शंस को नेग्लेक्ट नहीं करना है। नॉन मेरिट सेक्शंस को बाद में पढ़ लेंगे, एग्जाम के 1 सप्ताह पहले पढ़ लेंगे, तो फिर वो नहीं होता है। नॉन मेरिट सेक्शंस आपको ले डूबेगा। मेरिट सेक्शंस आप इतने भी अच्छे से कर दो, नॉन मेरिट में भी सेक्शनल कट ऑफ निकालना है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इवन की क्वांट्स, बहुत बार होता है कि नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के मैथ्स वीक होता है तो उनका मैथ नहीं निकलता है। तो जो भी आपको लगता है आपके हिसाब से वीक है, आपको अपना बारे में पता है कि आपका क्या वीक है, आपका क्या स्ट्रांग है, तो उसको आप अच्छे से करें नॉन मेरिट सेक्शन में भी। थर्ड है कि अगर आप फ्रेशर है, पहली बार दे रहे हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, आप बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से पहले कर लें, उनका एक अच्छा बेस बनाएं, फिर आप उसके ऊपर जो भी हाई लेवल के कंसेप्ट है वो आप सीखें और अपने स्टडीज़ को आगे ले सकते हैं। फिर है कि डिसीजन मेकिंग, में बार बार बोल रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग ये मेक और ब्रेक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में बहुत जन रिजेक्ट हो जाता है, अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए डिसीजन मेकिंग को थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। करंट अफेयर्स को भी आपको डेप्थ में पढ़ना है, काफ़ी डेप्थ में, और 2 सोर्सेज फॉलो करना है। करंट अफेयर्स अभी मतलब ये नहीं आ रहा है, अभी ये नहीं आ रहा है कि किसने जीता, वो वाला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता, ये पूछ रहा है कि इसके पिछले बार किसने जीता था, ऐसे पूछ रहे हैं। किसने, कौन सा प्लेयर इसमें से टॉप 5 में नहीं था,
उस गेम में। तो ऐसे टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहा है डीप में, तो आपको डेप्थ में पढ़ना है और एटलीस्ट 2 सोर्स कोई फॉलो करिए आप उसके लिए, ठीक है। तो फॉर ईएसआई करंट पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टैटिक्स से, और एआरडी के लिए स्टैटिक पार्ट इज द की। स्टैटिक पार्ट आपको अच्छे से करना है, जो चैप्टर्स मैंने एग्रीकल्चर के बताया वो आपको अच्छे से करना है, और ईएसआई में करंट पे ज़्यादा फोकस करना है। स्टैटिक आप फेज 1 के बाद भी अगर आप करें ना तो भी चलेगा, मैं बोलूँगा, लेकिन करंट आपको अच्छे से करना है। जितने भी रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, सर्कुलर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, पीआईबी के न्यूज़, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के, वो सब अच्छे से करना है। और एआरडी का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हाँ गाइस, ये था मेरा डिटेल स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग नाबार्ड ग्रेड ए फेज 1। और ये वीडियो को अगर अच्छा रीच मिलता है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फेज 2 का भी अच्छा सा एक स्ट्रैटेजी बनाऊँ, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और अगर आपको कोई डाउट्स है अभी भी प्रिपरेशन को लेके, तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सब क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फेज 2 का भी वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेज 2 का ही बनाऊंगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ऐसे ही फ्यूचर अपडेट्स के लिए। और फ्यूचर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर और नाबार्ड जो भी एग्ज़ाम आता है। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।